गुड इवनिंग। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे आपके साथ। तो इससे पहले की वीडियो में बात हुई थी। आज कुछ लड़कों ने ये भी पूछा, सर इसमें हमें क्या थ्योरीज भी पढ़नी चाहिए? तो आपको सारा ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। जनरल स्टडीज़ में आपको ज़्यादा इसकी थ्योरीज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो माल्थस की ही है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी उसको कहते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा। वो सब किताबों में दी गई है, आपकी इकोनॉमी की बुक्स में भी है, और जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी की किताबों में भी वो है। मैं सामान्य बता देता हूँ कि उसका क्रक्स क्या है। उसका निचोड़ ये है कि एक समाज उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं। कोई भी समाज अकॉर्डिंग टू माल्थस उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं। All the human societies move from high birth rate and high death rate to low birth rate and low death rate। तो बहुत साधारण सी बात है। उच्च जन्म दर होता है प्रारंभ में, ठीक है। 1950-60 की जो भी हमारे समाज थे, ठीक, कृषि समाजों में उच्च जन्म दर होती है। क्यों उच्च जन्म दर होती है? क्योंकि कृषि समाज, पहला जो प्रारंभिक समाज थे कृषि समाज थे, और कृषि में डिस्गाइज लेबर सबसे ज़्यादा होता है, प्रचंड बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है, जितने हाथ उतने काम। तो लोग इसलिए भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो कृषि काम में सहयोग करेंगे। तो उच्च जन्म दर होती थी, और वो उच्च मृत्यु दर भी होती थी। प्लेग है, हैजा है, ऐसी महामारियाँ आती थी, और गांव के गांव, शहर के शहर वीरान हो जाते थे। दवाइयाँ नहीं थी, प्रिवेंटिव कोई भी दवाइयाँ न होने के कारण, या हेल्थ फैसिलिटीज़ केवल उच्च संपन्न वर्ग तक सीमित होने या न होने के कारण भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो माल्थस ने एक थ्योरी दी है, और उसको हम कहते हैं माल्थस का जननांग के संक्रमण सिद्धांत। इसमें 5 चरण हैं, और वो आपको समझने होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा आपके साथ यूपी की जनसंख्या की भी चर्चा करूंगा, और बुक्सेस की भी। तो माल्थस की थ्योरी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 5 चरण हैं। पहला है उच्च स्थिर चरण। उच्च स्थिर में ये होता है कि डेथ रेट भी और बर्थ रेट भी दोनों हाई होती हैं और स्टेबल होती हैं, ठीक है। 12%, 14% जो भी है वो एक स्थिर रहेगा। जिस अनुपात में जन्म होता है उसी अनुपात में मृत्यु भी होती है। इसका कारण ये है कि जन्म रोकने के कारणों की और तरीकों की लोगों को जानकारी नहीं होती, तरीके विकसित ही नहीं थे, और चूंकि दवाइयाँ नहीं थी तो जो प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां आती थी उसके कारण खूब अच्छे से, ठीक, लोग, जनसंख्या पूरी साफ हो जाती थी, गांव के गांव, शहर के शहर। तो पहला जो चरण माल्थस की थ्योरी का उच्च स्थिर चरण कहते हैं उसको, उसमें यही है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा है प्रारंभिक विस्तार का चरण। प्रारंभिक विस्तार के नाम से समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं उनका धीरे धीरे विस्तार होने लग जाता है, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो 1930s 30 से 40-50s के बीच का समय है, इसमें आप ये मान लीजिए कि यहाँ धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, वो भी केवल महानगरों तक सीमित होने लग जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि मृत्यु दर में कुछ कमी आ जाती है। जैसे प्लेग फैल गया था, हैजा फैल गया था, तो थोड़ा बहुत इसको रोकने में हमें, जब थोड़ा बहुत इनिशियल टीकाकरण वगैरह शुरू हो गया, तो पेंसिलिन वगैरह का आविष्कार होने लगा, तो जो प्रारंभिक दवाइयों का, जो मेडिसिन था, उनका आविष्कार होने के कारण कुछ हद तक मृत्यु दर में कमी आती। इसको कहते हैं प्रारंभिक विस्तार का चरण। प्रारंभिक विस्तार में स्वास्थ्य सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार होता है, और इससे मृत्यु दर में कमी आती, जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है। तीसरा चरण होता है विलंबित विस्तार, ठीक, इसका नाम है विलंबित विस्तार। विलंबित विस्तार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आगे तक होता है, और इससे धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आने लगती है। परिवार नियोजन 1970 से हम देखते हैं, 1970 से, कि फैमिली प्लानिंग, ठीक, बल्कि आप तो जानते हैं कि एक कुख्यात जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम आपातकाल के दौरान भारत में चलाए गए थे, ठीक, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, विशेषकर पुरुष नसबंदी इसका बहुत बड़ा एक आयाम था। तो वो विलंबित विस्तार है। विलंबित विस्तार में
जो 70s का और 80s का दशक था उसमें अधिकतर देशों की सरकारों को ये लगा कि हमें जनसंख्या ज़बरदस्ती रोकनी चाहिए। ठीक, जनसंख्या रोकने के लिए आत्म साधनों को अपनाने के लिए लोगों को कई जगह बाध्य भी किया गया, बट सब देशों में ऐसा नहीं हुआ। कुछ देशों में ये नेचुरल फेज़ है, इसका नेचुरल फेज़ कहते हैं। डिलेड एक्सपेंशन में बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट तो कम हो ही रहा होता है। ठीक है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण, पोषण और खाद्य पदार्थों के विस्तार के कारण लोगों की आयु भी बढ़ती है और मृत्यु दर कम हो जाती है, और इसमें बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम हो जाती है। परिवार नियोजन साधनों की जागरूकता के कारण, शिक्षा और सामाजिक चेतना बढ़ने के कारण। जो चौथा चरण है वो निम्न स्तर का चरण है। निम्न स्तर चरण में ऐसे में भारत की मेट्रोज में है जहाँ पर ये जो टू चाइल्ड नॉर्म है वो निम्न स्तर है कि मृत्यु दर भी कम हो गई और जन्म दर भी कम हो गई। इसको रिप्लेसमेंट फेज भी कहते हैं कि 2 निकल गए तो 2 नए आ गए। जो हमारे 2 की पॉलिसी चली है उसको आप इसको इस चरण में मान सकते हो। निम्न स्तर का चरण है कि माता पिता को उनके बच्चे रिप्लेस करते रहते हैं और सोसाइटी इस तरह कई दशकों तक इस फेज में रहती है। और जो लास्ट फेज माल्थस की थ्योरी का है वो है जनसंख्या में गिरावट का चरण। तो जनसंख्या में गिरावट का चरण एक कह सकते हैं वार्निंग फेज भी है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देशों में स्थिति खराब हो गई है। वहाँ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं। ठीक, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि जनसंख्या में गिरावट आती है। जनसंख्या में गिरावट अगर होती है किसी भी देश में तो उसके बाद उसके पास वर्क फोर्स का अभाव होने लगता है। एक्टिव वर्क फोर्स नहीं होता तो एक्टिव वर्क फोर्स के लिए फिर माइग्रेशन होता है। ऐसे आप देखते हैं कि यूरोप और यूरोप सहित विश्व के कई देशों में भारतीय लोग अपना स्थान बना रहे हैं, क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। तो जो पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वो यूरोप अमेरिका में, और जो कम हैं वो आपके खाड़ी देशों में और अफ्रीका वगैरह में माइग्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि इन देशों में जो यूरोप के देश हैं पर्टिकुलरली, उनमें जनसंख्या नेगेटिव ग्रोथ, नकारात्मक वृद्धि की स्थिति में है। वहाँ पर जनसंख्या बढ़ नहीं है बल्कि घट रही है, और वहाँ पे कार्यबल का अभाव है। इसके कारण वहाँ पर भारत के अन्य देशों के सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अफ्रीका के जो प्रवासी हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं यूरोप में, और उस पर बहुत सारा एक विवाद भी चल रहा है। लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जनसंख्या नेगेटिव है। अब आपकी जनसंख्या नेगेटिव है तो उस बाहर की जनसंख्या आपकी जगह पे आकर के रहना शुरू करेगी। आपको स्वास्थ्य सेवाओं को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मेंटेन करने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए जो वर्क फोर्स चाहिए होगा वो वर्क फोर्स अदर कंट्रीज से आएगा। तो ये नेगेटिव है। भारत अभी इस चरण में नहीं आया, बहुत अभी दूर है, लेकिन हमारे पास ये अभी काफ़ी समय है इस चरण में आने के लिए। लेकिन यूरोप वगैरह के कई देश इस चरण में आ गए हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं। हमारे पास तो अभी तीसरी स्थिति है। हम इस समय वर्ल्ड में सबसे यूथ पॉपुलेशन वाले देश हैं। हमारे पास जो टेक्निकल रिजर्वायर है वो भी बहुत बड़ा है। जो तकनीकी एक पूल है डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, क्वालिफाइड पर्सन्स का, वो इंडिया का सबसे बड़ा पूल है मेंटल रिसोर्स का। और हमारी जो एक्टिव पॉपुलेशन है वो भी विश्व में सबसे ज़्यादा है, सक्रिय जनसंख्या। इसी को जननांग के लाभ भी कहते हैं। ठीक, तो इस पे आधारित एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई मुख्य चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। थैंक यू।